नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग अकेडमी। नर्सिंग अकेडमी आपके लिए लेकर उपस्थित है मॉस्पीज एंड क्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MCQ नंबर 181 टू 191 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। पहले दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नर्सिंग अकेडमी YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है। पहले दोस्तों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती है जो इस जिद पे अड़े होते हैं कि मैं सफल होऊंगा, कि मैं सफल होऊंगा। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 192। A nurse is planning a community health program about screening for cancer. Which information recommended by the American Cancer Society should the nurse include? एक नर्स है जो कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में प्लानिंग कर रही है। कौन सी इंफॉर्मेशन नर्स को इंक्लूड करनी चाहिए कैंसर के बारे में जो कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के द्वारा रिकमेंडेड है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, मेमोग्राफी शुड बी परफॉर्म्ड एनुअली आफ्टर एज 35 ईयर फॉर वुमेन। 35 साल के बाद मेमोग्राफी एनुअली परफॉर्म करना है। ऑप्शन 2, फीकल ओकुलेट ब्लड टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड ईयरली बिगिनिंग एट एज 50 ईयर। 50 साल की शुरुआत से ईयरली परफॉर्म करना है फीकल ओकुलेट ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन 3, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड मंथली बिगिनिंग एट एज 30 ईयर। 30 साल के बाद या 30 साल से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली परफॉर्म करना है। ऑप्शन 4, डिजिटल रेक्टल एग्जाम एंड PCM प्रोस्टेट स्क्रीनिंग एनालिसिस टेस्टिंग शुड बी डन ईयरली आफ्टर एज 44 मैन। 40 साल के बाद डिजिटल रेक्टल एग्जाम और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्टिंग ईयरली परफॉर्म करना है। ये श्योर करेक्ट आंसर। पहले शेयर और शेयर होने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसरों दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, सोचिए का सही उत्तर क्या होगा। ये श्योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, फीकल ओकुलेट ब्लड टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड ईयरली बिगिनिंग एट एज 50 ईयर। ये सही उत्तर क्यों है? रेशनल देखिए, समझिए। इन एडिशन टू द रिकमेंडेशन द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रिकमेंडेशन उसके सुझाव में ऐड किया था। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सुझाव। आल्सो रिकमेंड, उन्होंने रिकमेंड किया, सुझाव दिया कि कोलोनोस्कोपी एवरी 10 ईयर, कोलोनोस्कोपी हर 10 साल से करनी चाहिए। फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी एवरी 5 ईयर, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी हर 5 साल से। डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा एवरी 5 ईयर, डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा हर 5 साल से। एंड सीटी कोलोनोग्राफी विजुअल कोलोनोस्कोपी एवरी 5 ईयर्स, सीटी कोलोनोग्राफी और विजुअल कोलोनोस्कोपी हर 5 साल से। इफ एनी ऑफ दिस टेस्ट अदर देन कोलोनोस्कोपी आर पॉजिटिव, यदि इनमें से कोलोनोस्कोपी के अलावा यदि कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आता है, ए कोलोनोस्कोपी शुड बी डन, तो कोलोनोस्कोपी रिपीट करना है उस टेस्ट के पॉजिटिव के बाद। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोलोनोस्कोपी हर 10 साल से, सिग्मोइडोस्कोपी 5 साल से, बेरियम एनिमा हर 5 साल से, सीटी कोलोनोग्राफी वर्चुअल कोलोनोस्कोपी हर 5 साल से। ये रिकमेंडेशन किसके सुझाव है? अमेरिकन कैंसर सोसाइटी एक संस्थान है, उसने रिकमेंडेशन दिया। द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी रिकमेंड दैट वुमेन हैव एन एनुअल मेमोग्राफी आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर। 40 साल के बाद वुमेन को एनुअली वार्षिक या साल में एक बार मेमोग्राफी करानी चाहिए। वुमेन विद रिस्क ग्रेटर देन 20%, यदि किसी महिला को 20% से ज्यादा रिस्क फैक्टर है। बेस्ड ऑन फेमिलिस्टी के आधार पे, जेनेटिक टेंडेंसी के आधार पे और सर्टेन अदर फैक्टर या दूसरे कारकों के आधार पे। शुड हैव एन MRI एंड मेमोग्राफी, तो उसके बाद यदि ये फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको MRI और मेमोग्राफी ईयरली एट 30 ईयर, 30 साल या 30 साल के बाद हर साल से कराना है। सोनर बेस्ड ऑन द पर्सनल सर्कमस्टांसेज एंड प्रेफरेंस, ये उसके पर्सनल सर्कमस्टांसेज और उसकी प्रेफरेंस के ऊपर रहना चाहिए। देखो, एनुअल मेमोग्राफी हर 40 साल से कराना है यदि कोई रिस्क फैक्टर नहीं। यदि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो MRI और मेमोग्राफी हर 3 साल से कराना है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम शुड बी डन स्टार्टिंग एट 20। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 20 साल की शुरुआत से कराना है थ्रू द 30 एवरी 3 ईयर, और 30 साल से हर 3 साल में। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का टाइम क्या है? 20 साल की स्टार्टिंग से लेके
30 साल तक एवरी 3 ईयर। नेक्स्ट, द ACS रिकमेंड दैट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हम वहां पे क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म मंथली बिगिनिंग एट एज 20 ईयर। 20 साल के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म से BSE के नाम से भी जानते हैं, जो हर 20 साल से के बाद हर मंथली करना है। इफ ए पर्सन चूज टू डू, यदि पर्सन चूज करता है, इट इज रिकमेंडेड दैट वुमेन बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट एंड लिमिटेशन। यह भी रिकमेंड किया गया था कि वुमेन को इसके बारे में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के, वो उसके बारे में इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। आफ्टर डिस्कशन विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर के डिस्कशन के बाद डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड PCA स्क्रीनिंग शुड बी डन एनुअली। जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है और प्रोस्टेट स्क्रीनिंग एनालिसिस है कि स्क्रीनिंग है, वो 50 साल के बाद कब करनी है? एनुअली करनी। फॉर मेन हु आर एक्सपेक्टेड टू लिव एट लीस्ट 10 ईयर। African man and man with a father or brother with a history of prostate cancer before the age of 65। यदि कोई अमेरिकन जिसका हिस्ट्री अफ्रीकन अमेरिकन से बिलोंग करता है, उसका फादर और ब्रदर का प्रोस्टेट कैंसर का हिस्ट्री है, तो टेस्टिंग 45 साल से करना है। 45 साल के बाद टेस्टिंग शुड बी डन। मैन एट इवन ए ग्रेटर रिस्क, यदि कोई बंदा मैन ग्रेटर रिस्क पे है, जिसके प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस की हिस्ट्री है, देन इट शुड बी बिगिन 40 ईयर। तो उसका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और PCA स्क्रीनिंग 40 साल की उम्र में हम स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्क्रीनिंग शुड टेक प्लेस एवरी 3 ईयर। स्क्रीनिंग हर 3 साल से करनी चाहिए। विद ए PCA, यदि PCA का लेवल लेस देन 2.5 mg/ml है, यदि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल यदि 2.5 mg/ml से कम है, तो स्क्रीनिंग हर 3 साल से करना है। यदि PCA का लेवल इक्वल टू 2.5 mg/ml या फिर इससे ज्यादा है, तो स्क्रीनिंग शुड बी ईयरली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 193, ध्यान दीजिए। ए नर्स इज टीचिंग एन एथलेटिक टीनेजर। एक नर्स एथलीट टीनेजर को टीच कर रही है अबाउट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, दैट प्रोवाइड द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो न्यूट्रिएंट्स जो कि एनर्जी का जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड करवाने का सोर्स है। विच फूड सिलेक्टेड फ्रॉम ए मेन्यू इंडिकेट टू द नर्स दैट द एडोलसेंट अंडरस्टैंड द टीचिंग। निम्न में से कौन सा फूड सेलेक्ट करे कि वो ये इंडिकेट करे कि नर्स उसको एडोलसेंट को फूड न्यूट्रिशन के बारे में समझ में आ गया है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 ग्लास ऑफ मिल्क, ऑप्शन 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ऑप्शन 3 चॉकलेट कैंडी बार, ऑप्शन 4 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। इन चारों ऑप्शन में से क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा वो हमें सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन बस इतना सा बोल रहा है कि क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। गेस योर करेक्ट आंसर, अपना सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ऑरेंज जूस का ग्लास है वो क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। रेशनल देखिए, ऑरेंज जूस हैज ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ सिंपल शुगर। ऑरेंज जूस के अंदर हाईएस्ट मात्रा में सिंपल शुगर प्रेजेंट रहता है, विच आर रेडिली अवेलेबल फॉर कन्वर्जन टू एनर्जी। जो कि एनर्जी कन्वर्जन करने के लिए सिंपल शुगर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उससे सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे जल्दी एनर्जी मिलती है। सबसे जल्दी एनर्जी कौन से मिलेगी? या क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। मिल्क कंटेन्स फैट एंड प्रोटीन। मिल्क के अंदर फैट और प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, विच रिक्वायर ए लॉन्गर डाइजेस्टिंग टाइम। जिसको लॉन्गर डाइजेस्टिंग टाइम, पाचन के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। एंड लैक्टोज विच इज ए डाइसेकेराइड। दूध के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट रहता है जो कि डाइसेकेराइड होता है, जिसका पाचन लैक्टेज एंजाइम से होता है। और फैट और प्रोटीन को डाइजेशन के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता होती है, इसलिए एनर्जी प्रोवाइड करने में उसको टाइम लगता है। ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं, विच रिक्वायर ए लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। जिसको पचने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, बिकॉज दे मस्ट बी कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर। क्योंकि ब्रेड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट होना पड़ता है। चॉकलेट कैंडी बार डू नॉट कंटेन द हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल शुगर। चॉकलेट कैंडी के अंदर ज्यादा मात्रा में सिंपल शुगर प्रेजेंट नहीं रहता है। फाउंड इन ऑरेंज जूस।
ऑरेंज जूस की तुलना में। दे आल्सो कंटेन फैट विच टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट। चॉकलेट कैंडी बार में फैट भी प्रेजेंट रहता है जो कि डाइजेस्ट होने के लिए लंबा टाइम लेते हैं। यदि कहीं आपको क्वेश्चन में पूछता है कि क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में पूछे तो जो ऑरेंज है या ऑरेंज से बने जितने भी उत्पाद या प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194। A nurse identified that the client understand information about vitamin K. When the client state vitamin K is, नर्स ने आइडेंटिफाई किया कि नर्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्लाइंट विटामिन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो समझ गया है। यदि क्लाइंट स्टेटमेंट देता है कि विटामिन के होता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, फाउंड इन ए वेराइटी ऑफ फूड्स। विटामिन के भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन में पाया जाता है। सो देयर इज नो डेंजर ऑफ डिफिशियंसी, तो इसमें कमी होने का कोई खतरा नहीं रहता। ऑप्शन 2, इजीली एब्जॉर्ब विदाउट असिस्टेंट। बिना किसी असिस्टेंट के आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। सो एवरीथिंग ईटन इज एब्जॉर्ब, जो ताकि जो खाया है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑप्शन 3, रेयरली फाउंड इन डाइटरी फूड्स। डाइटरी फूड में कम मात्रा में पाया जाता है। सो ए नेचुरल डिफिशियंसी कैन इजीली अकर, ताकि नेचुरल डिफिशियंसी आसानी से हो जाती है। ऑप्शन 4, प्रोड्यूस इन सफिशिएंट अमाउंट्स। सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस होता है बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा। विटामिन के का प्रोडक्शन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा सफिशिएंट मात्रा में होता है। सो मेटाबॉलिक नीड आर मेट, ताकि मेटाबॉलिक जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके, फुलफिल हो सके। तो इन ऑप्शन में से विटामिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें सिलेक्ट करना है। गेस योर करेक्ट आंसर। अपना सही उत्तर सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, प्रोड्यूस इन सफिशिएंट अमाउंट बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। विटामिन के का प्रोडक्शन इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सो मेटाबॉलिक नीड आर मेट, ताकि बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स फुलफिल हो सके। रेशनल देखिए यही उत्तर सही क्यों है। विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। विटामिन के का संश्लेषण सिंथेसिस इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में होता है, बट इज आल्सो फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बट बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है। यहाँ पे हमारा एक दो क्वेश्चन होते हैं। विटामिन के का सबसे अच्छा सोर्स फूड क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन के का संश्लेषण कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइनल में, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा। विटामिन के इज फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक फूड। विटामिन के स्पेसिफिक फूड में पाया जाता है, नॉट ए वैरायटी। सब प्रकार के फूड में नहीं पाया जाता। स्पेसिफिक फूड मतलब जैसे ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन के इज नॉट इजीली एब्जॉर्ब। विटामिन के आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता। इट इज ए फैट सोल्यूबल, ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। एंड रिक्वायर बाइल साल्ट फॉर इट्स एब्जॉर्वेशन। इसके एब्जॉर्वेशन के लिए बाइल साल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन के किस प्रकार का विटामिन होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ये आपके लिए आज का असाइनमेंट है। विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जिसके एब्जॉर्वेशन के लिए बाइल साल्ट की आवश्यकता होती है। एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है बाइल्स, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिख के बताना है। यदि आप हमारे साथ लगातार पढ़ रहे हैं तो आपका रेस्पॉन्स दीजिए हमें। बाइल साल्ट का सीक्रेशन कहां से होता है? बॉडी के अंदर बाइल साल्ट का सीक्रेशन कहां से होता है? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इसका संश्लेषण इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सो ए नेचुरल डिफिशियंसी डज नॉट अकर। तो बॉडी के अंदर नेचुरल डिफिशियंसी होने की संभावनाएं कम रहती है। क्वेश्चन नंबर 195। ये क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ध्यान से समझिए। ए क्लाइंट डिस्क्राइब एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ मिल्क। एक क्लाइंट दूध लेने के बाद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को डिस्क्राइब करता है। विच एंजाइम एज ए रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रिक डिफिशियंसी शुड द नर्स कंसीडर टू बी द कॉज ऑफ क्लाइंट्स डिस्कम्फर्ट। कौन सा एंजाइम की जेनेटिक डिफिशियंसी नर्स को कंसीडर करनी चाहिए कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का कारण कौन से एंजाइम का कमी के कारण है? ऑप्शन देखिए। लैक्टेज एंजाइम की कमी के कारण दूध लेने के बाद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। सुक्रेज एंजाइम की कमी के कारण, माल्टेज के कारण, एमाइलेज के कारण। गेस योर करेक्ट आंसर। मेरे पास फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसरों, होने वाले नर्सिंग ऑफिसरों, दौड़ाई दिमाग का घोड़ा, और कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, लैक्टेज। कोई क्लाइंट जिसको मिल्क दूध लेने के बाद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जेनेटिक डिफिशियंसी, लैक्टेज एंजाइम की जेनेटिक डिफिशियंसी है। रेशनल देखिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर नॉट टॉलरेटेड बिकॉज दे कंटेन लैक्टोज। दूध और दूध से बने हुए मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनमें लैक्टोज प्रेजेंट रहता है।
ये एक प्रकार का शुगर होता है जो कि लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति के द्वारा लैक्टेज में कन्वर्ट होता है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलता है। बट जिस क्लाइंट के अंदर लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है उसके अंदर दूध पीने के बाद एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट या एब्डोमेन पेन होने लग जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि लैक्टोज का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? लैक्टोज का डाइजेशन लैक्टेज एंजाइम के द्वारा होता है और किसकी प्रेजेंस में होता है? लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है? गैलेक्टोज में। सुक्रेज असिस्ट इन द डाइजेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का पाचन किसके द्वारा होता है? सुक्रेज एंजाइम के द्वारा। विच इज नॉट ए मिल्क शुगर, जो कि एक दूध में नहीं प्रेजेंट रहता है। माल्टेज असिस्ट इन द डाइजेशन ऑफ माल्टोज। माल्टोज के डाइजेशन में असिस्ट करता है, विच इज नॉट ए मिल्क शुगर। एमाइलेज असिस्ट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन एमाइलेज के द्वारा होता है, विच इज नॉट ए मिल्क शुगर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से, ये ऑप्शन चारों सेम है, निम्न में से मिल्क शुगर कौन सा है? लैक्टेज है, सुक्रेज है, माल्टेज है, एमाइलेज है। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 196। A nurse is caring for a client who is cachectic। एक क्लाइंट है जो कि cachectic मतलब एनर्जी लेस है। cachectic मतलब है एनर्जी लेस, जिसका एक नर्स केयर कर रही है। What information about the function of adipose tissue in fat metabolism is necessary to better address the need of this client। इस क्लाइंट की नीड को फुलफिल करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? हमारे को इसमें वही केवल एक आंसर देना कि एडिपोज टिश्यू का यहाँ पे फंक्शन क्या है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 रिलीज ग्लूकोज फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए ग्लूकोज का रिलीज करना। ऑप्शन 2 रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन का रेगुलेशन करना। ऑप्शन 3 यूज लिपोप्रोटीन फॉर फैट ट्रांसपोर्ट, फैट ट्रांसपोर्ट के लिए लिपोप्रोटीन का यूज करना। ऑप्शन 4 स्टोर ट्राइग्लिसराइड फॉर एनर्जी रिजर्व, एनर्जी रिजर्व के लिए ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज करना। गेस योर करेक्ट आंसर। सोचिए, लगाइए अपने दिमाग के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 स्टोर ट्राइग्लिसराइड फॉर एनर्जी रिजर्व। एडिपोज टिश्यू का बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है? जब फास्टिंग या इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर करता है बॉडी के अंदर, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को एनर्जी मिल सके। यही आंसर सही क्यों होगा? रेशनल देखिए, ध्यान दीजिए। ट्राइग्लिसराइड इज ए कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड एंड ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जब एनर्जी की आवश्यकता होती है, द फैटी एसिड आर मोबिलाइज्ड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू टू फ्यूल। तो फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू से एनर्जी के रूप में मोबिलाइज हो जाते हैं। द नर्स नीड टू कंसिडर दैट ए क्लाइंट हु इज cachectic will have limited reserve to meet एनर्जी नीड्स। यदि कोई क्लाइंट थकावा लग रहा है जिसमें एनर्जी लेस है, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज एनर्जी रिजर्व रूप में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है? ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करना, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें एनर्जी मिल सके। ट्राइग्लिसराइड किससे कंपोज होता है? ट्राइग्लिसराइड के अंदर 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम एनर्जी इज नॉट द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, इट इज द फंक्शन, इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज। एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? एनर्जी, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करना एडिपोज टिश्यू का फंक्शन नहीं है। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन है कि एनर्जी को ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोरेज रखना। रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू। कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रेगुलेशन करना एडिपोज टिश्यू का फंक्शन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। हमारा ये भी क्वेश्चन क्लियर हो रहा है यहाँ पे। कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर। यूजेज लिपोप्रोटीन फॉर फैट ट्रांसपोर्ट इज नॉट द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू। फैट ट्रांसपोर्ट के लिए लिपोप्रोटीन का यूज करना एडिपोज टिश्यू का फंक्शन नहीं है। एडिपोज टिश्यू का यूज ओनली वन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू इज दैट, क्या फंक्शन है? क्या फंक्शन है एडिपोज टिश्यू का? एडिपोज टिश्यू का फंक्शन है कि इमरजेंसी सिचुएशन में एनर्जी रिजर्व के लिए ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, ध्यान दीजिए।
A nurse is teaching a client about the difference between the terms saturated and unsaturated. एक नर्स क्लाइंट को टीच करवा रही है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में अंतर समझा रही है. When used in reference to fat, जब इसका फैट के रेफरेंस में यूज किया जा रहा है, वसा के रेफरेंस में यूज किया जा रहा है. Which important factor is in the relation to these type of fats should be nurse include in the teaching? कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस प्रकार के फैट्स के लिए नर्स को इंक्लूड करना चाहिए? ऑप्शन देखिए. ऑप्शन 1 टेस्ट. कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट में डिफरेंस क्रिएट करेगा? टेस्ट क्रिएट करेगा. ऑप्शन 2 कलर के आधार पे. ऑप्शन 3 डेंसिटी के आधार पे. ऑप्शन 4 डाइजेस्टिबिलिटी के आधार पे. मतलब फैट्स के अंदर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट का डिवाइडेशन किसके आधार पे होगा? गेस योर करेक्ट आंसर. सही उत्तर सोचिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 डेंसिटी. सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट का डिवाइडेशन उसके डेंसिटी या घनत्व के आधार पे होगा. सेचुरेटेड फैट्स अधिक कंडेंस गाढ़े होंगे जबकि अनसेचुरेटेड फैट कम गाढ़े होंगे, मतलब उनका डेंसिटी कम होता है. रेशनल देखिए कैसे समझिए. सेचुरेटेड फैट फाउंड इन एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू सेचुरेटेड फैट जो कि अधिक सांद्रित वसा होती है वो इनका उत्पादन एनिमल टिश्यूज के द्वारा होता है या एनिमल टिश्यूज में प्रेजेंट रहते हैं. मतलब जितने भी एनिमल टिश्यूज के फैट हैं वो सब सेचुरेटेड फैट होते हैं. आर मोर डेंस, वो अधिक घनत्वशील होते हैं देन अनसेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट्स की तुलना में. विच आर फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स. अनसेचुरेटेड फैट किसमें पाई जाती है? जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं. सेचुरेटेड फैट का एग्जांपल जैसे घी. अनसेचुरेटेड फैट का एग्जांपल मतलब जैसे सोयाबीन. टेस्ट, कलर एंड डाइजेस्टिबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड. टेस्ट, कलर और डाइजेस्टिबिलिटी फूड के कैरेक्टर होते हैं. हैज नो बेयरिंग ऑन द फैट सेचुरेशन, जिनका वसा के सेचुरेशन से कोई रिलेशन नहीं है. मतलब सेचुरेशन के आधार पे फैट को डिवाइड किया गया है दो टाइप में, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड. तो वो उसकी किसके बेसिस पे? डेंसिटी के बेसिस पे. सेचुरेटेड हैव द मोर डेंस, अनसेचुरेटेड फैट हैव द लेस डेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198. A nurse is teaching menu planning to a client who has a high triglyceride level. एक नर्स है जो कि एक क्लाइंट जिसका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है उसको मेनू प्लानिंग के बारे में टीच कर रही है. Which nutrient avoided by the client indicate that the teaching about foods that are high in fat was understood. निम्न में से कौन सा न्यूट्रिएंट यदि क्लाइंट अवॉइड करता है तो वो ये इंडिकेट करेगा कि उसको जो टीचिंग दिया है हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल की मेनू प्लानिंग के बारे में वो समझ में आ गया है, या कौन से फूड में फैट की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट है. ऑप्शन देखिए. ऑप्शन 1 फ्रूट्स के अंदर. ऑप्शन 2 ग्रेन्स के अंदर. ऑप्शन 3 रेड मीट के अंदर. ऑप्शन 4 वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर. गेस योर करेक्ट आंसर. सही उत्तर का जवाब सोचिए. करेक्ट आंसर इज रेड मीट. यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है. ये सही उत्तर क्या होगा? रेड मीट. रेड मीट मतलब सेचुरेटेड फैट है जितने भी, उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई मात्रा में प्रेजेंट रहता है. रेशनल देखिए क्यों. रेड मीट इज हाई इन डेंस सेचुरेटेड फैट. रेड मीट सेचुरेटेड फैट में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है एंड शुड बी अवॉइडेड. रेड मीट जिसका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा है उस क्लाइंट को रेड मीट खाने से बचना चाहिए. फ्रूट्स डोंट कंटेन सेचुरेटेड फैट. फ्रूट के अंदर सेचुरेटेड फैट प्रेजेंट नहीं होता. ग्रेन्स डोंट कंटेन सेचुरेटेड फैट. ग्रेन्स में भी फैट सेचुरेटेड फैट सांद्रित वसा प्रेजेंट नहीं रहता. वेजिटेबल ऑयल्स कंटेन द अनसेचुरेटेड फैट. वेजिटेबल ऑयल में अनसेचुरेटेड फैट उपस्थित रहता है. तो यदि कोई क्लाइंट जिसका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा है तो उसको क्या करना है? रेड मीट खाने से या जो सेचुरेटेड फैट है वसा लेने से बचना चाहिए. यदि ये क्लाइंट स्टेटमेंट देता है तो मतलब उसको जो मेनू प्लानिंग के बारे में समझाया गया है वो उसको अच्छी तरह समझ आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199. पहले दोस्तों, जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है. जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है. जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है. हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199. ए क्लाइंट विद ए हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से टू द नर्स. एक क्लाइंट जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है वो नर्स से बोलता है, व्हाई कांट द डॉक्टर जस्ट गिव मी ए मेडिकेशन टू एलिमिनेट ऑल द कोलेस्ट्रॉल इन माई बॉडी सो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम.
डॉक्टर मुझे वो दवाई क्यों नहीं दे देता कि मेरी बॉडी से सारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बाहर निकल जाए। विच फैक्टर रिलेटेड टू वाई कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट, कौन सा फैक्टर ये रिलेटेड करता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इन द ह्यूमन बॉडी शुड द नर्स इंक्लूड इन ए रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट्स क्वेश्चन, कौन सा रेस्पॉन्स नर्स को इंक्लूड करना चाहिए क्लाइंट के क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 ब्लड क्लॉटिंग, कोलेस्ट्रॉल का काम ब्लड क्लॉटिंग करना होता है। ऑप्शन 2 बोन फॉर्मेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। ऑप्शन 3 मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन 4 सेल्यूलर मेम्ब्रेन। मीन्स इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी से इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि कोलेस्ट्रॉल का उपयोग बॉडी के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर इन चारों कामों में से कौन सा काम भी करता है। गेस योर करेक्ट आंसर, सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 सेल्यूलर मेम्ब्रेन। मीन्स कोलेस्ट्रॉल का काम बॉडी के अंदर सेल्यूलर मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भी होता है। रेशनल देखिए कैसे होता है। कोलेस्ट्रॉल इज एन एसेंशियल स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट सेल्यूलर मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल जितने भी बॉडी की सेल्यूलर मेम्ब्रेन है मोस्टली उनकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट के रूप में काम करता है। दैट इट इज एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग, ये उनके सेल्यूलर मेम्ब्रेन के ऊपर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग के रूप में एसोसिएटेड रहता है। डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम इट्स एसेंशियल फंक्शन, ये जो इसके मेन एसेंशियल फंक्शन है सेलुलर मेम्ब्रेन के उनमें कोई भी व्यवधान नहीं डालता, डिट्रैक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स सेलुलर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोलेस्ट्रॉल इज द एसेंशियल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता ब्लड क्लॉटिंग के लिए नहीं होती, कोई रोल नहीं होता ब्लड क्लॉटिंग में। तो फिर ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है। कैल्शियम एंड विटामिन के आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम और विटामिन के की आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट एसेंशियल फॉर बोन फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल बोन फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल नहीं होता। बोन फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम, फास्फोरस एंड कैल्सीफेरॉल आर नेसेसरी। बॉडी के अंदर बोन फॉर्मेशन के लिए किन किन की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है और कैल्सीफेरॉल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन था मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसका उपयोग होता है। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट इन्वॉल्वड इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कोलेस्ट्रॉल का उपयोग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कोई उपयोग नहीं होता। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम आर नेसेसरी फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों दिमाग पे जोर डालिए, पढ़िए। आप एक नोटबुक लेके बैठिए और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, नए हैं, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। विच स्टेटमेंट मेड बाय ए क्लाइंट आफ्टर अटेंडिंग ए क्लास ऑन न्यूट्रिशन इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड। एक न्यूट्रिशन की क्लास हुई जिसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट ये बताएगा कि जो क्लास लेने वाले क्लाइंट्स हैं उनका एसेंशियल एमिनो एसिड के इंपॉर्टेंस के बारे में समझ में आ गया। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, एमिनो एसिड कैन बी मेड बाय द बॉडी बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ। एमिनो एसिड बॉडी के द्वारा बनाए जा सकते हैं क्योंकि वो जीवन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 2, दे कम फ्रॉम द डाइट, ये हमें डाइट से मिलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, क्योंकि इनका संश्लेषण बॉडी के अंदर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 3, दे आर यूज्ड इन की प्रोसेस एसेंशियल फॉर ग्रोथ, इनका ग्रोथ के अंदर की प्रोसेस के रूप में यूज किया जाता है। वंस दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, यदि ये एक बार बॉडी के अंदर संश्लेषित होते हैं। ऑप्शन 4, एसेंशियल एमिनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, एसेंशियल एमिनो एसिड की आवश्यकता मेटाबॉलिज्म के रूप में होती है। वेयर एज द अदर एमिनो एसिड आर नॉट, बल्कि दूसरे एमिनो एसिड की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन देखिए, ये इज करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंस ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड को बताएगा। Yes, your correct answer. Correct answer is option 2. They come from the diet. जितने भी एमिनो एसिड है
बॉडी में डाइट से मिलते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर उनका संश्लेषण नहीं किया जा सकता। रेशनल देखिए, द बॉडी डज नॉट सिंथेसाइज द एमिनो एसिड, बॉडी के अंदर एमिनो एसिड का सिंथेसिस संश्लेषण नहीं किया जा सकता। दे मस्ट बी इंजेस्टेड इन द डाइट, उनको हमें डाइट के साथ लेना पड़ता है। एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, एसेंशियल एमिनो एसिड का निर्माण बॉडी के द्वारा नहीं होता। ऑल एमिनो एसिड्स आर नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म, जितने भी एमिनो एसिड है सबकी आवश्यकता बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए होती है। हावेयर आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, दो एमिनो एसिड है, कौन कौन से, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, जिनको बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए बॉडी के आवश्यक होते हैं। कौन से एमिनो एसिड बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, तो एजिनिन एंड हिस्टिडीन, बट नॉट ड्यूरिंग अडल्टहुड, बट अडल्टहुड के अंदर इनका कोई रोल नहीं होता। एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, जितने भी एमिनो एसिड है उनका संश्लेषण, उनका निर्माण बॉडी के अंदर नहीं होता। साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए, आपके पेशेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 8360069703 पे। आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके क्वेरीज का समाधान करके हमें हार्दिक खुशी होगी। प्यारे साथियों, यदि आपको ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लोगो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उस पर ऑल पे सिलेक्ट करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ कुछ ना कुछ नया सीख